बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलआर सर्किट, इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट। तो आप हेडिंग डालिए करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट। करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट। करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट। करंट ग्रोथ इन एलआर सर्किट मतलब समझे पहले अच्छे से। क्या हमारे पास एक इंडक्टर है, एल हेनरी का इंडक्टर है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है आर, और यहां बैटरी से जिसका ईएमएफ है वी नॉट हमने कनेक्शन दे रखा है। और हम यहां पर इस एलआर सर्किट में इंडक्टर में जाने वाली करंट टाइम का फंक्शन स्टडी करना चाहते हैं। इंडक्टर में जाने वाली करंट टाइम का फंक्शन स्टडी करना चाहते हैं, राइट। तो पहले एक एक बात अच्छे से समझ लो, याद करो जरा, हम इस पे अभी आते हैं। याद करो जरा, चार्ज ग्रोथ इन कैपेसिटर आरसी सर्किट पढ़ा था हमने, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम इसी से थोड़ा रिलेट करके समझाएंगे तो हमें थोड़ा आसान पड़ेगा। तो चार्ज ग्रोथ इन आरसी सर्किट, याद करो किसी कैपेसिटर में जिसका कैपेसिटेंस सी, हम उसे एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्शन देते थे, बी नॉट वोल्ट की बैटरी से कनेक्शन करते थे, और हम देखते थे कि इस कैपेसिटर पे पहुंचने वाला चार्ज Q बराबर, याद करो Q मैक्स 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। और टाउ बेटा यहां पे होता था, याद करो आरसी। टाउ क्या होता था? आरसी। और ये जो चार्ज था, ये चार्ज ग्रोथ था, चार्ज टाइम के साथ बढ़ रहा था, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था। याद करो जरा, ये क्यू मैक्सिमम टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे होता था, और टाउ को हम लोग बोलते थे टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग, राइट। ये रेजिस्टेंस आर था। याद करो टी बराबर 0 पर, याद करो कैपेसिटर बिहेव लाइक वायर, कैपेसिटर बिहेव लाइक वायर, कैपेसिटर बिहेव लाइक वायर, कंडक्टिंग वायर, ये सब पढ़ाया मैंने। और टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जैसे हम लोग बोलते थे स्टडी स्टेट, ऐसे बोलते थे हम लोग स्टडी स्टेट। और हम कहते थे कि जो कंडक्टर, जो कैपेसिटर है, ये बिहेव लाइक ओपन सर्किट, ये बिहेव करता था लाइक ओपन सर्किट, बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ये हम करते थे किसके केस में? कैपेसिटर के केस में। इतना हमें पहले से पता है, याद करिए जरा, ठीक। अब हम इसे समझाने जा रहे हैं, लॉजिक देंगे, समझना आराम से, ठीक है। तो इतनी बात मैंने आपके दिमाग में डाल दी कि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एकदम वैसे ही यहां इंडक्टर में जाने वाली करंट का फंक्शन I बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, एकदम आइडेंटिकल फंक्शन निकल के अभी आने वाला है, मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। यहां पे टाउ होता था आरसी, यहां होगा एल बाई आर, इंडक्टर अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। अभी करेंगे सब कुछ, तो इसे मैं रब कर दे रहा हूं, ये केवल आपके दिमाग में डालने के लिए था। अब समझो जरा बेटा, अगर हम बात करें, हम यहां पे 3 फोटो बनाएंगे, एक टी बराबर 0 पर, एक टी बराबर टी पर, और एक टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले टी बराबर 0 की बात करें, एकदम शुरुआत में टी बराबर 0 पर देखना, इस इंडक्टर में मान लो ये स्विच था, हमने अभी स्विच ओपन था, हमने जैसे स्विच का कनेक्शन करा तो ये बैटरी यहां से करंट भेजना चाहेगा। तो यहां से बताओ करंट के जाने का रेट सबसे ज्यादा था, यानी टी बराबर 0 पर डी आई बाई डी टी, करंट के जाने का रेट मैक्सिमम था। डी आई बाई डी टी कैसा था? मैक्सिमम था। याद करो इंडक्टर जो बैटरी बनता था उसका वोल्टेज माइनस एल डी आई बाई डी टी होता था। और बताओ लेंजलो क्या कहता है कि इंडक्टर कॉइल अपने फ्लक्स के बदलने का अपोज करेगा। तो शुरुआत में इसमें कोई करंट नहीं थी, इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स 0 था, तो ये इंडक्टर चाहेगा कि मेरा फ्लक्स क्या रहे? 0 रहे। तो इंडक्टर अपने फ्लक्स को 0 करने के लिए माइनस एल डी आई बाई डी टी का एक बैटरी बन जाएगा, और ये इतना बड़ा बैटरी बन जाएगा कि यहां पर जो करंट हो, बताओ वो करंट 0 मेंटेन करेगा किस टाइम पर? टी बराबर 0, ताकि इसका जो फ्लक्स था वो फ्लक्स 0 हो, एल आई। ये कह रहा पहले से कोई करंट नहीं है, तो ये अपने फ्लक्स को
बदलने से बचाएगा, फ्लक्स के बदलने का अपोज करेगा और कितना फ्लक्स रखेगा, 0। और ये माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस वी नॉट होगा किस टाइम पर, टी बराबर 0 पर। यानी टी बराबर 0 पर इंडक्टर एक अपोजिंग बैटरी बन जाएगा। अगर ये वी नॉट वोल्ट की बैटरी है तो ये वी नॉट वोल्ट का ड्रॉप करेगा। यानी मैं यहाँ पे रूल बताने जा रहा हूँ कि टी बराबर 0 पर इंडक्टर बिहेव्स लाइक फुल अपोजिंग बैटरी। और क्यों बनेगा फुल अपोजिंग बैटरी, क्योंकि डी आई बाई डी टी मैक्सिमम है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी मैक्सिमम बी नॉट के बराबर पोटेंशियल इंड्यूस्ड करेगा, ताकि ये अपने फ्लक्स के बदलने का क्या करे, अपोज। और अभी बताओ इसमें फ्लक्स कितना है, एल आई 0, आई 0 था, तो ये कहेगा हम अपना फ्लक्स 0 रखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना, पहला रिजल्ट एट टी इक्वल टू 0 इंडक्टर behave like ओपन सर्किट। टी बराबर 0 पर इंडक्टर का व्यवहार एक ओपन सर्किट के जैसा है। ओपन सर्किट के जैसा होने का रियल मीनिंग यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे यहां इंडक्टर ओपन हो गया हो। ओपन होने का मतलब यह है कि टी बराबर 0 पर इंडक्टर वाली ब्रांच में कोई भी करंट जाने वाली नहीं है। सच्चाई यह है कि ये इंडक्टर ने इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस वी नॉट जनरेट कर लिया टी बराबर 0 पर। अगर यहाँ वी नॉट का रेज हो रहा है तो ये अकेले वी नॉट का ड्रॉप कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, 0, तभी सर्किट में करंट क्या है, 0। ये स्टोरी कब की है, टी बराबर 0 पर। अब सुनना ध्यान से, अब बताओ जैसे ही इसने टाइम पास हुआ, थोड़ा टाइम बढ़ा, ध्यान से देखना, जैसे ही टाइम बढ़ा तो इसने बताओ यहां से करंट के जाने का रेट मैक्सिमम था, करंट 0 थी। जैसे इसने बताओ करंट के आने का अपोज किया, जैसे ही इसने अपोज किया तो करंट का डी आई बाई डी टी, करंट के आने का रेट स्लो हो गया थोड़ा। तो बताओ जैसे इसने अपोज करा, अपोज करके इसने डी आई बाई डी टी को घटाया, और डी आई बाई डी टी अगर घट गया तो ये घट गया, तो ये वी नॉट से कम हो गया, तो इंडक्टर का वोल्टेज घट गया। तो अगर ये 10 वोल्ट था, ये 10 से कम हो गया, और अगर ये 10 से कम हो गया तो कुछ वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो गया, और अगर यहाँ अपीयर वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बढ़ने लगा, तो बताओ सर्किट की करंट भी बढ़ने लगी। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे सर्किट में करंट जाने लग गई। बहुत बढ़िया, समझ लो, जितने वोल्ट की बैटरी थी उतने वोल्ट इसने इंड्यूस कर लिया और बोला हम अपने फ्लक्स को बदलने नहीं देंगे। ये अड़ गया, कह रहा हम अपने फ्लक्स को 0 रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जिसकी दम पे बात कर रहा है वो है डी आई बाई डी टी, और इसने करंट का अपोज करके डी आई बाई डी टी घटा दिया। इसने करंट के आने का अपोज किया, तो बताओ करंट के आने का रेट स्लो हो गया, और जैसे डी आई बाई डी टी स्लो हुआ तो इसका वोल्टेज वी नॉट से कुछ कम हो गया। मान लो 10 वोल्ट, ये बचा 9 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इधर आ गया, तुरंत यहां से करंट आई और इस इंडक्टर में करंट पास कर गई। और हमने देखा टी बराबर टी पर इस कॉइल में, इस इंडक्टर में करंट पास होने लग गई, ऐसे ऐसे करंट जाने लग गई, ये रेजिस्टेंस के होते हुए ऐसे करंट जाने लग गई। ऐसे बताओ इसमें फ्लक्स फंसने लग गया, ऐसे इसका फ्लक्स का लिंकेज बढ़ने लगा। ये कह रहा था हम अपने फ्लक्स को 0 करने की कोशिश करेंगे, तो इसने अपोज करा, लेकिन ये अपने फ्लक्स को हमेशा के लिए 0 मेंटेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बताओ वो एल डी आई बाई डी टी है, और डी आई बाई डी टी खुद टाइम के साथ घट रहा है, तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अपोजिंग बिहेवियर है, जो इसका अड़ने का बिहेवियर है, बैटरी का अपोज करने का बिहेवियर है, वो बताओ डिक्रीज होता जा रहा है, और इसके अंदर से करंट पास होती जा रही है, फ्लक्स का लिंकेज बढ़ता चला जा रहा है। फ्लक्स बढ़ने लगा, और बताओ यहां करंट ऐसे, और ये कह रहा मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी है। तो अगर हम बात करें बताओ इसका वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बढ़ने लग गया, ये करंट लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो अगर हम टी बराबर टी पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, ये वी नॉट है, अगर हम यहाँ पॉइंट ए मान लें तो पोटेंशियल ऑफ ए, यहाँ वी नॉट का रेस, यहाँ आई आर का ड्रॉप, और यहां देखो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये इंडक्टर का वोल्टेज, और वापस आ गए वी ए बेटा हो गया कैंसिल। तो यहां देखो वी नॉट माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हो गया एल डी आई बाई डी टी। कोई प्रॉब्लम? अब देखना भाई, यहां से हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, ये हटा दें। और जब हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो देखिएगा जरा,
तो जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो यहां से इंडक्टर में जाने वाली करंट हमें टाइम का फंक्शन मिल जाएगा। तो देखना ध्यान से, ये बनेगा DI अपॉन V0 माइनस IR इक्वल टू DT अपॉन L। देख लीजिए भाई, DT अपॉन L, इसे करेंगे इंटीग्रेट। जब टाइम 0 है करंट बताओ 0 है, जब टाइम t है उस समय करंट I है। तो ये फंक्शन आता है I बराबर V0 बाई R 1 माइनस ई पावर माइनस RT बाई L, या हम इसको I बराबर I मैक्स, जैसे चार्ज ग्रोथ का फंक्शन था वैसे करंट ग्रोथ का फंक्शन 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ। यहां पे जो टाइम कांस्टेंट है ये मैक्सिमम करंट V0 बाई आर टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे है। ये करंट इंडक्टर में t बराबर t पर है, और जो टाउ है वो है L बाई आर, टाइम कांस्टेंट। इसका यूनिट होगा सेकंड, हेनरी अपॉन रेजिस्टेंस सेकंड। ये टाइम है। और याद करो टाइम कांस्टेंट किसे कहते थे, क्या होता था टाइम कांस्टेंट? तो याद करिए जरा, टाइम कांस्टेंट t बराबर अगर टाउ रख दें तो यहां देखो I बराबर I मैक्सिमम 1 माइनस ई पावर टी की जगह टाउ रख दो -1, तो याद करो ये आता था निकल के 0.63 I मैक्स। यानी बताओ वो टाइम जिसने टाइम में इंडक्टर की करंट मैक्सिमम करंट का 63% हो जाए, यानी बताओ इंडक्टर में जाने वाली करंट मैक्सिमम करंट का कितना परसेंट, 63% अगर पहुंच जाएगी तो हम कहेंगे कि वो टाइम है टाइम कांस्टेंट। क्लियर? तो बताओ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इंडक्टर का वोल्टेज घटता जा रहा है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, सर्किट की करंट बढ़ती जा रही है, और वो करंट टाइम का फंक्शन आ गया I बराबर I मैक्स 1 माइनस ई पावर माइनस RT बाई L, जहां पे टाउ है हमारा L बाई R। अब देखना बेटा, जैसे टाइम टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये जो इंडक्टर था इसका बताओ अपोजिंग बिहेवियर घटता चला जा रहा है। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद यहाँ t को जरा इनफाइनाइट रखो तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, करंट हो जाएगी मैक्सिमम, करंट हो गई बेटा मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम करंट है V0 बाई आर। और जब करंट मैक्सिमम तो बताओ DI बाई dt, जहां मैक्सिमा होता है उसका रेट ऑफ चेंज 0 होता है, तो इंडक्टर का वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। पूरा का पूरा वोल्टेज किसे मिल गया, रेजिस्टेंस को, और वही हमारा IR के बराबर। तो यहीं से बताओ बेटा मैक्सिमम करंट कितनी निकल के आती है, V0 बाई आर। यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट पर इंडक्टर का अपोजिंग बिहेवियर ये लगातार बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ घट रहा है क्योंकि DI बाई dt घट रहा है। और बताओ इनफाइनाइट टाइम के बाद जब करंट मैक्सिमम हो गई, इस इंडक्टर में मैक्सिमम करंट पास होने लगी, तो इसने बताओ अपोजिंग बिहेवियर खो दिया, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो गया, और पूरा का पूरा ये V0 यहां आ गया, और हमने कहा कि सर्किट में करंट क्या है, मैक्सिमम। यानी बताओ t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर रेजिस्टेंस का वोल्टेज V0 होगा, इंडक्टर का वोल्टेज 0 होगा। और अगर इंडक्टर का वोल्टेज 0 तो हम कहेंगे इंडक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए वायर, कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए वायर। कैपेसिटर एकदम उल्टा चल रहा है, t बराबर 0 पर कैपेसिटर वायर होता था, इंडक्टर ओपन सर्किट है। t बराबर इनफाइनाइट पर कैपेसिटर ओपन सर्किट होता था, इंडक्टर वायर है। तो वजह हमने क्लियर करी है। t बराबर 0 पर इंडक्टर ओपन सर्किट क्यों बना, इंडक्टर चाहता है कि मेरा फ्लक्स ना बदलने पाए, तो ये फ्लक्स के बदलने का अपोज करता है और V0 के बराबर वोल्टेज यहां डेवलप करता है, और रेजिस्टेंस को वोल्टेज 0 मिलता है, सर्किट की करंट को 0 करता है। लेकिन जैसे इसने करंट के आने का अपोज किया तो करंट जाने का रेट थोड़ा डाउन हुआ, तो इसका वोल्टेज घट गया, और वोल्टेज घट गया तो तुरंत यहाँ वोल्टेज डेवलप हुआ और तुरंत सर्किट में करंट पास हुई, इंडक्टर में थोड़ी सी करंट पास कर गई। तो बताओ जैसे जैसे इसमें करंट जाती रहेगी इसका अपोजिंग बिहेवियर घटता जाएगा, और लॉन्ग टाइम के बाद ये कहेगा कि हम अपना समर्पण कर दे रहे हैं, हम अपना अपोजिंग बिहेवियर खो दे रहे हैं, और इसके अक्रॉस पर कोई वोल्टेज नहीं बचेगा। पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस में। कितने टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम, स्टेडी स्टेट के बाद। आई थिंक क्लियर।
तो मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं कि एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, ध्यान से देखिए, अगर टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसी को कुछ लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं, इसी को कुछ लोग लॉन्ग टाइम भी कहते हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो समझना जरा ध्यान से, ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर रिप्लेस्ड बाय ये वायर, इंडक्टर को हम एक वायर मान लेंगे समझो, यानी इंडक्टर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि डी आई बाई डी टी जीरो हो जाता है। तो ध्यान दो, यहां जो इंडक्टर था वो वायर बन गया, ये रेजिस्टेंस, ऐसा सर्किट मानेंगे हम लोग। यहां पे इंडक्टर हुआ करता था, तो ये देखो इंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डी आई बाई डी टी जीरो हो गया। और डी आई बाई डी टी जीरो क्यों हो गया? क्योंकि करंट मैक्सिमम हो गया। अब देखना, तो बी नॉट बाई आर, यहां से करंट जा रही होगी मैक्सिमम, बी नॉट बाई आर, ये हमारा आर है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पूरा का पूरा बी नॉट होगा। और इंडक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाई वायर, इंडक्टर की जगह हम एक वायर एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। रियल में क्या है? रियल में तो ये इंडक्टर, ये देखो यहां पे रियल फोटो ये इंडक्टर, बस ये कह रहा है, इसकी जगह ये है, ये कह रहा मेरा व्यवहार एक वायर के जैसा, जैसा वायर होता था वैसे ही मेरा व्यवहार है। अब मैं कोई अपोज नहीं कर रहा हूं, अब मेरे अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। अच्छा बताओ, अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां से जो करंट जा रही है वो मैक्सिमम कांस्टेंट करंट जा रही है। और अगर मैक्सिमम कांस्टेंट करंट जा रही है तभी तो, अब इसमें जो फ्लक्स होगा, इसमें जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, कितना? L इंटू आई मैक्स। और अगर इसका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ये कह रहा अब हमारे अंदर अपोजिंग बिहेवियर खत्म हो गया। लेंज लॉ क्या कहता था? अगर फ्लक्स कांस्टेंट, ये मैक्सिमम फ्लक्स हो गया और कांस्टेंट हो गया, और अगर फ्लक्स मैक्सिमम कांस्टेंट हो गया तो बताओ ये कहेगा अब हम अपोज नहीं करेंगे। अपोजिंग बिहेवियर कब होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ कब डेवलप होता है? जब फ्लक्स टाइम के साथ बढ़े या घटे, और ये फ्लक्स मैक्सिमम कांस्टेंट हो गया। तो इसने बताओ अपना आई मैक्स की वैल्यू बी नॉट बाई आर, इस इंडक्टर ने ये मैक्सिमम फ्लक्स, अपोजिंग बिहेवियर खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स का लिंकेज मैक्सिमम हो चुका है, फ्लक्स बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, एनर्जी स्टोर्ड भी मैक्सिमम हो गई। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड यू मैक्सिमम, कल सिखाया था हाफ एल आई स्क्वायर, आई बताओ बेटा मैक्सिमम है। और ये एनर्जी यहां स्टोर्ड है इस कॉइल के वॉल्यूम के अंदर। और मैंने कहा था कल एनर्जी डेंसिटी भी निकाली थी, और उसका रिजल्ट आया था हाफ वी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, सिमिलर एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सारी बात हो चुकी है। तो बताओ ये मैक्सिमम एनर्जी होगी इंडक्टर में, कितनी एनर्जी है इस केस में? हाफ एल, आई मैक्स की वैल्यू है बी नॉट बाई आर का स्क्वायर। नोट करिए। तो देखो ये इंडक्टर एक वायर के जैसा लग रहा है, इसका मतलब ये है रियल में। रियल में क्या हुआ कि इंडक्टर वायर इसलिए बन गया क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो गया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो इसलिए हो गया क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गई, और करंट अगर कांस्टेंट हो गई तो उसमें फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, और इसमें अच्छी खासी एनर्जी का स्टोरेज हो गया। नोट करिए। इसे नोट करें और इसके बारे में दो पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे पहले, बोला जाए, चलिए पहला पॉइंट लिखें, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, पहला पॉइंट लिखिए, एट टी इक्वल टू जीरो करंट टेंड्स टू इंक्रीज, current tends to increase very rapidly, current tends to increase very rapidly, so opposition produced by
So a position produced by inductor, is infinite. So a position produced by inductor is infinite. मतलब जितना वोल्ट यहां होगा उतना ही वोल्ट यहां डेवलप कर लेगा, कब? t बराबर 0 पे. So a position produced by inductor is infinite. Hence no current is flowing. Hence no current is flowing through the inductor. Hence no current is flowing through the inductor at the instant of closing the switch. At the instant of closing the switch. At the instant of closing the switch. Full stop वाले लिखिए, the entire voltage is a drop. The entire voltage is a drop across the inductor. The entire voltage is dropped across the inductor, and no potential drop across the resistor, and no potential drop across the resistor. ये कब की बात हो रही बेटा? t बराबर 0 पर. बताओ, अगर ये V0 वोल्ट की बैटरी है तो पूरा V0 इंडक्टर को मिलता है t बराबर 0 पे, रेजिस्टेंस को 0 मिलता है. अच्छा, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये पूरा V0 रेजिस्टेंस को मिलता है, इंडक्टर को 0 मिलता है और इंडक्टर वायर बन जाता है. कितने टाइम के बाद? इनफाइनाइट टाइम के बाद. यानी पूरी स्टोरी देखो क्या है. t बराबर 0 पे पूरा V0 ये डेवलप कर लेता है. क्यों करता है डेवलप? ये कहता हम अपना फ्लक्स बदलने नहीं देंगे, हमारा फ्लक्स 0 है, पहले मुझ में कोई करंट नहीं है, हम अपने में कोई करंट जाने नहीं देंगे, हम अपना फ्लक्स 0 रखने की कोशिश करेंगे, फ्लक्स बदलने नहीं देंगे, लेंज लॉ के हिसाब से अपोज करेगा. लेकिन इसका जो अपोजिंग बिहेवियर है वो परमानेंट नहीं है. इसकी नाराजगी, जो गुस्सा दिखा रहा है ये गुस्सा हमेशा नहीं रहेगा. धीरे धीरे ये ठंडा पड़ता जाएगा. और क्यों ठंडा पड़ेगा? जैसे ही अपोज करेगा तुरंत यहां से करंट के जाने का रेट स्लो, तुरंत यहाँ di/dt कम, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ घटा, और तुरंत बताओ यहाँ वोल्टेज बढ़ा और तुरंत यहाँ से करंट पास करी, और जैसे जैसे करंट पास करती जाएगी इसका अपोजिंग बिहेवियर घटता जाएगा, यहाँ का वोल्टेज बढ़ता जाएगा, और लॉन्ग टाइम के बाद जब ये मैक्सिमम करंट जाने लगेगा, फ्लक्स बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया, इसका अपोजिंग बिहेवियर 0 हो गया, और बताओ पूरा का पूरा V0 यहाँ ड्रॉप हो जाएगा. उस समय हम कहेंगे कि सर्किट में करंट कैसी है? मैक्सिमम. आई थिंक क्लियर. सेकेंड पॉइंट लिखिए, at steady state. सेकंड पॉइंट लिखें, at steady state, ब्रैकेट में लिख लो t tending to infinite. t tending to infinite. t tending to infinite. current becomes maximum. current becomes maximum. current becomes maximum and inductor produce कैसे लगा? इंडक्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनी अपोजिशन. इंडक्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनी अपोजिशन. नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर. नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर. and entire voltage is drop across resistor. and entire voltage is drop across resistor. राइट. और उसके बाद करंट का फंक्शन लिख लीजिए आप, I बराबर I नॉट या I मैक्स 1 माइनस e पावर माइनस RT बाई L. राइट. तो देखिए जरा, समझिए. ध्यान से देखिएगा भाई, हम आपसे ऐसे कहें, हम आपसे ऐसे बोले, पूरी स्टोरी एकदम क्लियर कर दें. t बराबर 0 पर
यहाँ सर्किट भी बना दें, पूरी बात को जरा एक बार बढ़िया से समराइज कर दिया जाए। ये हमारा सर्किट है, इंडक्टेंस L, t बराबर 0 पर इंडक्टर का वोल्टेज माइनस बी नॉट, पूरा का पूरा वोल्टेज का ड्रॉप इंडक्टर को मिलेगा, या ऐसे बोल दें बी नॉट मैग्नीट्यूड, ये बी नॉट का ड्रॉप बोल दे रहा है, ठीक है, माइनस का मतलब ड्रॉप। रेजिस्टेंस का वोल्टेज 0, सर्किट में करंट 0, और इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट, इंडक्टर का व्यवहार ओपन सर्किट के जैसा है। जैसे ही t बराबर t आया, टाइम बढ़ा, इंडक्टर का वोल्टेज घटने लगा, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बढ़ने लगा, लेकिन VL और प्लस VR मिलकर के हमेशा V नॉट होगा। सर्किट की करंट बढ़ने लगी, ठीक है, यह t बराबर t पे बात है। लॉन्ग टाइम के बाद t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर इंडक्टर का वोल्टेज घटते घटते 0 हो गया, रेजिस्टेंस का वोल्टेज बढ़ते बढ़ते V नॉट हो गया, सर्किट की करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई, कितनी हो गई, V नॉट बाई R। और अब देखो करंट मैक्सिमम, इंडक्टर का वोल्टेज 0, तो ये बन गया वायर, एक वायर के जैसा व्यवहार। कितने टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद। इंडक्टर का फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, Li मैक्स। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम हो गया, हाफ Li स्क्वायर मैक्स। ये स्टोरी है पूरी बेटा। और इसमें जाने वाली करंट, टाइम का फंक्शन है I बराबर I मैक्स 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, सिमिलर हैज चार्ज ग्रोथ इन RC सर्किट। और ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है V नॉट बाई आर, जो कि किस टाइम का है, इनफाइनाइट टाइम का। 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ है L बाई आर। ये हमारा आंसर, नोट करिए। इतनी बात आपको एकदम दिमाग बिठा लेनी है, और हर बात का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों इंडक्टर शुरुआत में ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करा, क्योंकि वो अपने फ्लक्स के बदलने का अपोज कर रहा है। t बराबर 0 पे करंट 0 है, लेकिन करंट के जाने का रेट मैक्सिमम है। करंट रैपिडली इंक्रीज करना चाहता है t बराबर 0 पर। इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट मैक्सिमम हो गई, लेकिन करंट के जाने का रेट 0 हो गया, और इंडक्टर देखो बायर बन गया, क्योंकि इंडक्टर कहता मेरा वोल्टेज माइनस L di/dt होता है, और di/dt खत्म हो गया कितने टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद, तो करंट मैक्सिमम हो गई, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाना चाहते हैं, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंडक्टर का वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, रेजिस्टेंस का वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये हम कुछ ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कहें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंडक्टर में जाने वाली करंट टाइम के साथ, तो अभी भी तुमने देखा फंक्शन एक्सपोनेंशियल, t बराबर 0 पे करंट अच्छा करंट तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, t बराबर 0 पे करंट 0, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है, और लॉन्ग टाइम के बाद ये करंट हुई मैक्सिमम, और कितनी हुई, V नॉट बाई आर, मैक्सिमम करंट। इनफाइनाइट टाइम के बाद ऐसा हुआ। अगर हम आपसे कहें टाउ टाइम के बाद क्या हुआ, कितने टाइम के बाद, टाउ टाइम, चलो ये मान लो वो टाउ टाइम है, जो कि L बाई आर है। इतने टाइम के बाद जो करंट होती है वो 0.63 टाइम्स ऑफ I मैक्स होती है। मैक्सिमम करंट का 63%,
बताओ बेटा, इंडक्टर का वोल्टेज अगर हम टाइम के साथ दिखाएं तो t बराबर 0 पर इंडक्टर का वोल्टेज V0 था और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है और इनफाइनाइट टाइम के बाद 0 होगा। अगर हम रेजिस्टेंस का वोल्टेज टाइम के साथ दिखाएं तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। t बराबर 0 पे ये 0 था क्योंकि करंट नहीं थी और इनफाइनाइट टाइम के बाद ये बढ़ते बढ़ते V0 हो गया। ये ग्राफ बना लीजिए, ये ग्राफ बना लीजिए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इस पे जो पढ़ा है इस पर वो हमसे कैसे सवाल पूछते हैं। चलिए सवाल लिखिए। ए सोलेनॉइड, क्वेश्चन लिखें, ए सोलेनॉइड ऑफ रेजिस्टेंस, ए सोलेनॉइड ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, 50 ओम, ए सोलेनॉइड ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम and inductance 80 Henry, a solenoid of resistance 50 ohm and inductance 80 Henry is connected to a 200 volt battery, is connected to a 200 volt battery, right? आगे लिखें, how long will it take for the current to reach 50% of its final equilibrium value. How long it will take to reach for the current 50% of its फाइनल इक्विलिब्रियम वैल्यू, यानी करंट बताओ आई मैक्सिमम का 50% मतलब आधा हो जाए, ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर and also find maximum flux and energy stored in inductor, right? चलिए पहले फोटो बना लेते हैं थोड़ा। ये हमारा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50 ओम, क्या 50 ओम, और ये हमारा इंडक्टर है, ये इंडक्टर और ये बैटरी है। ये बैटरी है और ये बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से बताओ करंट ऐसे जाएगा, वो इसमें फ्लक्स ऐसे लिंक होने लगेगा और ये t बराबर t का फोटो है। ठीक, सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो करंट का फंक्शन होगा I बराबर I मैक्सिमम 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल, यही तो फंक्शन है। तो पहले तो हमको वो टाइम निकालना कि कितने टाइम के बाद इसकी करंट मैक्सिमम करंट का 50% पहुंच जाएगा, 50% पहुंच जाएगा। तो आई हो गया आई मैक्सिमम का आधा, हम पहले वो टाइम निकाल रहे हैं। ये देखो आई मैक्स 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल, आई मैक्स ने आई मैक्स को काटा, ये 1/2 और ये 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल, इसको इधर लाओ तो ई पावर माइनस आर टी बाई एल बराबर 1 माइनस 1/2। तो ये बताओ हाफ हुआ तो ई पावर माइनस
आर टी बाई एल बराबर 2 पावर -1। तो यहां से देखो यार है लॉग ले लो दोनों तरफ, चलो लॉग ले लें। तो बताओ यहां से माइनस आर टी बाई एल, ये हुआ एल एन ई, या -1 एल एन टू, माइनस से ये माइनस खत्म हुआ, एल एन ई की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो टी बराबर हो गया एल बाई आर एल एन टू, राइट। तो ये टाइम आ गया टाउ एल एन टू। अब बस सवाल में वैल्यू रखना बाकी रह गया, रख दीजिए टी बराबर एल कितना 80 हेनरी, रेजिस्टेंस 50 ओम, एल एन टू की वैल्यू आपको पता ही है 0.693 और ये वैल्यू सॉल्व होने पे आएगी 1.1 सेकेंड, 1.1 सेकेंड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नोट करिए। कितने टाइम के बाद 50% करंट पहुंच रही है? टाउ एल एन टू, एल बाई आर को टाउ ही तो बोलते थे। अच्छा, अगर वो हमसे इसी सवाल में ये कह देते कि मैक्सिमम करंट का 63% करंट पहुंचने में टाइम बताओ, क्या कहते हैं, मैक्सिमम करंट का 63%, तो मैंने अभी भी सिखाया है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ। क्यों? तो देखना बेटा, इसका जो एल है वो कितना है, 80 है ना, 80 हेनरी। अब देखो, अगर वो हमसे कहते हैं करंट 0.63 टाइम्स ऑफ आई मैक्स, ऐसा होने में कितना टाइम, ये हमसे पूछ दें, तो आप पता क्या बोलेंगे, ये टाइम होगा टाउ के बराबर, और टाउ होगा यहाँ एल बाई आर। याद करो 63% चार्जिंग का टाइम ही तो टाउ होता था। तो बताओ ये एल है कितना, 80 हेनरी, आर है 50, 1.6 सेकेंड, ये आंसर होगा। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम फ्लक्स, तो पहले निकालो मैक्सिमम करंट। तो आई मैक्सिमम बताओ बेटा, क्या ये बी नॉट बाई आर होगी, और ये कब होगी, टी बराबर इनफाइनाइट पर। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू बी नॉट है 200, आर है बताओ 50, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट होगी मैक्सिमम। और अगर 4 एम्पियर मैक्सिमम करंट, तो फ्लक्स आ गया मैक्सिमम एल आई मैक्स, एल बताओ 80, आई है 4, तो आंसर है 320 वेबर, ये फ्लक्स आ गया। एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम, यू मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, और आई हो जाएगा आई मैक्स। तो ये देखो हाफ एल की जगह, एल की जगह 80 हेनरी है, और आई मैक्सिमम है 4 का स्क्वायर। देख लो बेटा, तो ये 16/2 8, 80 इंटू 8, तो ये हो गया 640 जूल। आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। अगला सवाल करेंगे। मैं ये मान रहा हूं कि आप इसे कर चुके हैं।
अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन, हमें एक एलआर सर्किट दिया है और उस एलआर सर्किट में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम और एक इंडक्टर है 1 हेनरी और यहां एक रेजिस्टेंस है 8 वोल्ट और यहां एक स्विच है ओपन, अभी ऐसे ये स्विच ओपन है, ठीक है, स्विच ओपन है। सवाल लिखिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, लिखें एट टी इक्वल टू 0, क्वेश्चन लिखें एट टी इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, एट टी इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, कैलकुलेट कैलकुलेट पहला पार्ट। चलिए हम लोग एक एक पार्ट करते हुए चलेंगे। पहला पार्ट, इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट। तो देखो पहले पार्ट में हमें क्या पूछा है, हमें पूछा डी आई बाई डी टी, ये पूछा है, कब पूछा है, इनिशियल मतलब टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर डी आई बाई डी टी पूछा है। तो मैं तुमसे एक ही बात करूं, बताओ टी बराबर 0 पर इंडक्टर का वोल्टेज ये 8 वोल्ट क्या पूरा यहां होगा, यस, रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा 0, तो टी बराबर 0 पे करंट तो 0 होगा लेकिन डी आई बाई डी टी मैक्सिमम होगा बेटा, मैक्सिमम, ये भी बताया था मैंने। अब कितना होगा, तो देखो इंडक्टर का वोल्टेज 8 वोल्ट है, तो हमने आपको सिखाया था इंडक्टर का वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी होता है। आपको सर माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस बता रहा ड्रॉप बराबर मैग्नीट्यूड 8 वोल्ट, यानी इसका मॉडुलस 8 वोल्ट के बराबर। एल दिया 1 हेनरी, डी आई बाई डी टी हमें निकालना है और ये 8 के बराबर, तो डी आई बाई डी टी आ गया बेटा 8 एम्पियर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा करंट रेट और ये हमारा टी बराबर 0 पे आ गया। सेकंड पार्ट लिखें, सेकंड पार्ट लेंगे कैलकुलेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, मतलब डी आई बाई डी टी, कैलकुलेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट when current in the circuit is 1 ampere, when current in the circuit is 1 ampere, when current in the circuit is 1 ampere। तो बताओ बेटा सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, डी आई बाई डी टी बताइए, लेकिन कब बताना है, जब सर्किट में करंट कितनी है 1 एम्पियर। तो कह रहे हैं उस टाइम पर जब ये करंट 1 एम्पियर है उस समय बताओ डी आई बाई डी टी क्या है, इंडक्टर में जाने वाली करंट का क्या रेट है, ये हमसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं जब करंट 1 एम्पियर है उस समय डी आई बाई डी टी कितना है, ये हमको निकालना है। तो ध्यान से देखना, जब करंट 1 एम्पियर होगी, यहां समझा दे बेटा, देखना अगर ये 1 एम्पियर होगी तो यहां का वोल्टेज 2 वोल्ट होगा, तो यहां का वोल्टेज बताओ, ये दोनों मिलकर के 8 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट। यानी बताओ भाई जब करंट 1 एम्पियर, जब करंट 1 एम्पियर उस समय बताइए हमारा डी आई बाई डी टी यानी इंडक्टर का वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो इसका मॉडुलस एल डी आई बाई डी टी बताओ बेटा 6 वोल्ट के बराबर, एल है 1 और डी आई बाई डी टी हमें निकालना है और ये बताओ 6 वोल्ट के बराबर, तो डी आई बाई डी टी आ गया हमारा 6 एम्पियर पर सेकेंड। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई हमसे यही कह दे कि ये करंट 1 एम्पियर कितने टाइम के बाद होगी, वो कौन सा टाइम होगा जब ये करंट 1 एम्पियर होगी, कोई हमसे यही सवाल कर दे कि इस करंट को 1 एम्पियर होने में कितना समय लगेगा, तो आप चाहें तो ऐसे निकाल लो, I बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ और टाउ होगा एल बाई आर। तो ये देखो 1 एम्पियर
आई मैक्सिमम होगा बी नॉट बाई आर, 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ को लिख दिया एल बाई आर। तो ये 1 वी नॉट 8/2, 4 मैक्सिमम करंट 4 एम्पियर, 8/2। ठीक है, अब देखो 1 माइनस ई पावर माइनस आर हो गया 2, टी बाई एल हो गया 1। यहां से हमको टाइम निकाल, तो ये हुआ 1/4, थोड़ा कैलकुलेशन है, 1/4, 1 माइनस ई पावर माइनस 2t, 3/4 बराबर ई पावर माइनस 2t। यहां से हम लोग t निकाल लेंगे। अब कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा हूं, लॉग लूंगा, अभी करा था जैसे। तो ये log 3/4, इधर -2t, ये log 4/3 बराबर 2t। तो t आ जाएगा आपका 1/2 log 4/3। तो यहां से जो t आएगा आप करिएगा 1/2 ln 4/3, ये आ जाएगा आंसर। दोनों तरफ log ले लीजिए, ln का मतलब है log बेस e। ठीक है, जवाब दीजिए भाई, कोई दिक्कत? अब लिखें तीसरा पार्ट, फाइंड करंट at t equal to 0.5 second। फाइंड करंट at t equal to 0.5 second, तीसरा पार्ट। फाइंड करंट at t equal to 0.5 second। बताओ बेटा क्या निकालना है? t जब 0.5 सेकेंड के बाद हमको करंट पूछा है, करंट एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। एक बार बताओ, यहां जो टाउ होगा वो क्या होगा? L बाई आर। L कितना? 1/2। ये हो गया 0.5 सेकेंड, ये हो गया टाउ, टाइम कांस्टेंट। तो बताओ ये टाउ ही तो लिखा है, यानी टाउ टाइम के बाद करंट। याद करो, जब टी टाउ हुए और 0.5 सेकेंड है, तो बताओ बेटा जो करंट होगी वो मैक्सिमम करंट का 63%, मतलब 0.63 टाइम्स। आई बराबर 0.63 टाइम्स ऑफ आई मैक्स होता है बी नॉट बाई आर। तो आई विल बी इक्वल टू 0.63 टाइम्स ऑफ 8/2। तो ये बताओ 4 इंटू 0.63, 2.52 एम्पियर। नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल लिखें। अगला सवाल है रेट एट विच, लिखें रेट एट विच एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, rate at which energy of magnetic field is increasing, rate at which energy of magnetic field is increasing, comma, rate of heat produced in resistance, rate of heat produced in resistance, and rate at which energy is supplied, by battery, and rate at which energy is supplied by battery when current equal to 1 ampere, when current equal to 1 ampere, when current equal to 1 ampere। समझो बढ़िया से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं जब करंट 1 एम्पियर है
उस समय मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में किस रेट से एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, यानी इंडक्टर में स्टोर्ड होने वाली एनर्जी का रेट बताना है। हमें रेजिस्टेंस में एनर्जी किस रेट से लॉस हो रही है ये बताना है। हमें बताना है कि बैटरी किस रेट से वर्क कर रहा है। तो पता है बैटरी अगर 1 सेकंड में 10 जूल वर्क करेगा तो वो 10 जूल में कुछ जूल पर सेकंड यहाँ स्टोर्ड होगा और कुछ यहाँ लॉस होगा, राइट। तो हमको यही रेट निकालने हैं, वो भी कब निकालने हैं जब करंट कितनी है 1 एम्पियर, राइट। 1 एम्पियर जब करंट है उस समय हमें ये बातें पूछी गई हैं। तो चलिए भाई बताओ, जब करंट 1 एम्पियर, उस समय बताओ जब ये करंट 1 एम्पियर होगी तो यहां का वोल्टेज 2 वोल्ट, यहां वोल्टेज 6 वोल्ट होगा। तो इंडक्टर का वोल्टेज 6 वोल्ट। तो ये देखो एल डी आई बाई डी टी 6 के बराबर। तो एल की वैल्यू 1 है बेटा, तो डी आई बाई डी टी ये 1 है, देखो 1 इंटू डी आई बाई डी टी बराबर 6। तो बताओ डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ गई है 6 एम्पियर पर सेकेंड, राइट। ये कब की बात है जब टी बराबर 1 है, सॉरी जब आई बराबर 1 है, करंट जब 1 एम्पियर है। अब हमसे कह रहे हैं रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में स्टोर्ड होने वाली एनर्जी का रेट बताना है। तो पता है बेटा क्या होगा, ये होगा डी वाई बाई डी टी किसका, हाफ एल आई स्क्वायर का, डी वाई बाई डी टी ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड ये होती है, इसका रेट निकालना पर सेकेंड। तो बताओ डिफरेंशिएट करोगे तो हाफ एल कांस्टेंट, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बार लिख दे रहे हैं हाफ एल बार, ये हुआ 2 आई डी आई बाई डी टी, 2 ने 2 को काटा तो ये देखो रिजल्ट आ गया एल आई डी आई बाई डी टी। यानी जिस समय का आपको डी यू बाई डी टी निकालना है एनर्जी स्टोर्ड का रेट, आप यहां रख दो। तो देखो बेटा डी यू बाई डी टी एनर्जी स्टोर्ड का रेट, एल की वैल्यू 1 हेनरी, आई की वैल्यू 1 एम्पियर और डी आई बाई डी टी 6। तो यह आ गया 6 जूल पर सेकेंड, यह आ गया 6 जूल। हमने एल की जगह 1 हेनरी, करंट उस समय 1 एम्पियर दी गई है, डी आई बाई डी टी 6, तो 6 जूल पर सेकेंड आ गया। इसी में कहा रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन रजिस्टर, ये भी तो पूछा है, इन रजिस्टर। बताओ रेजिस्टेंस में जो लॉस ऑफ एनर्जी का रेट होता है डी एच बाई डी टी, पर सेकेंड लॉस होने वाली एनर्जी वो होती है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। जैसे हम लोग जूल हीटिंग पढ़ते थे, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई 1 एम्पियर, तो 1 का स्क्वायर, आर है 2, तो यह आ गया 2 जूल पर सेकेंड। अब देखो रेट ऑफ, तीसरी बात ये पूछी है, वर्क डन बाय बैटरी, रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी 1 सेकंड में कितना वर्क कर रहा है, तो डी वाई बाई डी टी बैटरी का वर्क का। और बैटरी का वर्क बताओ, हमने तुम्हें पढ़ाया था इलेक्ट्रो में, क्यू सप्लाई इनटू ईएमएफ, तो ईएमएफ तो कांस्टेंट है, आइडियल बैटरी है। तो बैटरी के वर्क करने का जो रेट आएगा बताओ भाई, वी नॉट कांस्टेंट, डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड करंट, ये बन गया आई वी नॉट। आई कितना दिया है 1 एम्पियर और वी नॉट कितना है 8, देख लो 8 वोल्ट, तो ये हो गया 8 जूल पर सेकेंड। ये आ गया बैटरी के वर्क करने का रेट। आई थिंक क्लियर। यानी बैटरी 1 सेकंड में 8 जूल वर्क कर रही है, इसमें पर सेकंड 2 जूल एनर्जी लॉस हो रही है, यहां 1 सेकंड में 6 जूल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, यहां 6 जूल पर सेकंड।
इसने 8 जूल पर सेकंड वर्क करा, इसने 2 जूल पर सेकंड लॉस करा, इसने 6 जूल पर सेकंड स्टोर करा। तो मैं यहां बोल सकता हूं वर्क डन बाय बैटरी dw by dt will be equal to rate of loss of energy in resistance plus rate of stored energy in inductor। ये हमने लगा दिया एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ये जितना 1 सेकंड में वर्क करेगा वो यहां कुछ लॉस होगा, कुछ इंडक्टर में स्टोर्ड होगा। और चाहो तो चेक कर लो, यहां ये वर्क कर रहा है 8 जूल पर सेकंड, लॉस हो रहा है 2 जूल पर सेकंड, स्टोर्ड हो रहा है 6 जूल पर सेकंड। तो ये और ये मिलके देखो बैटरी का वर्क डन पर सेकंड के बराबर ही तो है। आई थिंक क्लियर, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी में लगे अगला पार्ट, फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज विद इंडक्टर and maximum energy stored in inductor। Find maximum flux linked with inductor and maximum energy stored in inductor। ठीक है, अब जरा समझते हैं। यहां पर हमें निकालना है मैक्सिमम फ्लक्स और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। ये कब होगा ऐसा, ये बताओ पहले तो। ऐसा कब होगा? ये ऐसा होगा स्टेडी स्टेट में, टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, स्टेडी स्टेट। क्यों भाई? स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का वोल्टेज 0, रेजिस्टेंस का वोल्टेज V0, करंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी? V0 बाई आर। V0 बाई आर, V0 है 8 वोल्ट, R है 2, तो ये आ गया 4 एम्पियर। ये होगी करंट 4 एम्पियर। तो बताओ इंडक्टर ऐसे होगा। वास्तव में ये इंडक्टर का वोल्टेज 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि ये होता है L di बाई डी टी, और पता है बेटा ये di बाई डी टी 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि करंट मैक्सिमम हो गई। तो याद करो इंडक्टर की करंट ऐसे बढ़ रही थी, ऐसे। तो लॉन्ग टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये करंट जब मैक्सिमम हुई, तो अगर हम यहां टेंजेंट ड्रॉ करें और स्लोप देखें, स्लोप ये I वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो स्लोप बताओ di बाई डी टी। तो बताओ di बाई डी टी, यहां जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो इसका स्लोप आ रहा है बेटा 0। स्लोप क्या आ रहा है? 0। तो ये di बाई डी टी 0। और अगर di बाई डी टी 0, तो बताओ करंट यहां पर मैक्सिमम। अब बताओ ये मैक्सिमम करंट कितनी? V0 बाई आर। V0 कितना है? 8 वोल्ट। आर कितना है? 2, 4 एम्पियर। और बताओ यहां जब करंट मैक्सिमम जा रही होगी 4 एम्पियर, देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे वायर बन गया। सच्चाई क्या है? इसमें करंट मैक्सिमम है, और मैक्सिमम करंट है तो इसमें फ्लक्स का लिंकेज भी मैक्सिमम है। ऐसे इसके एरिया के साथ यहां पे फ्लक्स फंसा होगा, और वो फ्लक्स बेटा मैक्सिमम होगा L इंटू आई मैक्स। L की वैल्यू 1 हेनरी, I मैक्सिमम 4 एम्पियर। तो ये बताओ आ गया 4 वेबर। ये हो गया 5 मैक्सिमम। अगर हम आपसे कहें कितनी एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम, U मैक्सिमम, तो एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ Li स्क्वायर। आप जिस समय का करंट रखेंगे उस समय का आपको एनर्जी स्टोर्ड मिल जाएगा।
तो हमें बताओ इनफाइनाइट टाइम का चाहिए, तो उस समय करंट है मैक्सिमम। तो ये देखो बेटा, हाफ एल की जगह है 1 हेनरी और आई मैक्सिमम है 4 का स्क्वायर। तो ये हुआ बेटा 8 जूल एनर्जी होगी मैक्सिमम इंडक्टर में स्टोर्ड। और ये एनर्जी कहां स्टोर्ड होगी? तो इसके वॉल्यूम में स्टोर्ड इन वॉल्यूम, और ऐसे बोले और इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर होगी एनर्जी स्टोर्ड। नोट कर लीजिए, नोट कर लो बेटा।